देख रहे हैं जनमत जंक्शन। नमस्कार, जनमत जंक्शन के साथ आपसे मुखातिब हूं मैं असित नाथ। आज हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार कुमार निशांत हैं। कुमार निशांत का अनुभव कई बड़े अखबार का रहा है और अभी भी एक देश के एक बड़े अखबार के लिए बिहार में काम कर रहे हैं। बिहार की राजनीति पर इनकी पैनी निगाह भी होती है। निशांत जी, बिहार की राजनीति में वैसे तो कुछ बहुत बड़ा चेंज होता दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ, कुछ नए नए लोग हमेशा आते रहते हैं। जैसे कुछ दिन पहले साहनी जी आए, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई। उसी दौरान एक और पार्टी बनी, वो एक लड़की आई थी, उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार ही घोषित कर लिया और एक उन्होंने पार्टी बना ली। उसके बाद फिर जो खुद को बहुत बड़ा रणनीतिकार कहते हैं प्रशांत किशोर, वो चुनावी मैदान में उतरे। उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई, बाई इलेक्शन में गए, 4 उम्मीदवार उतार दिए, 4 में 3 की जमानत जब्त हो गई। अब फिर वो कह रहे हैं कि 243 के 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। तो क्या कुछ राजनीति बदलेगी बिहार की? नहीं, अब तो उनकी मर्जी है, वो 243 सीटों पर लड़े, लेकिन जिस तरह से अभी उनको उपचुनाव में मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए था। उनको पहले पूरी तैयारी करनी थी, मेहनत भी किए, लोगों के बीच गए भी, काफी अच्छा भी कर रहे थे। लेकिन जैसा मुझे लगता है कि उन्हें उपचुनाव में नहीं आना चाहिए था। रही बात 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की, तो अगर प्रशांत किशोर को लगता है कि मेरी तैयारी 243 सीटों पर है, तो वो निश्चित लड़े। लोकतंत्र में तो भाई इसके पहले कुछ बड़े नामों की मैं चर्चा कर ले रहा हूं। जैसे पप्पू यादव जी ने भी अपनी एक पार्टी बनाई थी, जन अधिकार पार्टी, जिसका बाद में उन्होंने कांग्रेस में विलय किया। पप्पू यादव ने भी काफी मेहनत की, हर जगह अपने उम्मीदवार भी उतारे, लेकिन जीत तो छोड़िए, उनके आप कह सकते हैं कि ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, इक्का दुक्का लोगों की जमानत बची। उसके बाद प्लूरल्स पार्टी एक बनी, पुष्पम प्रिया ने भी अपनी पार्टी बनाई। इन सब का जो हश्र हुआ, क्या कुछ वैसा ही जनसुराज का होने जा रहा है? कमोबेशी जनसुराज का भी वैसा ही होगा, लेकिन जैसे कि पार्टियों में तो पार्टी का असर होता ही है, लेकिन बहुत जगह आपने देखा होगा आसिफ जी कि कैंडिडेट पर भी डिपेंड करता है। हाँ। तो हो सकता है कि जनसुराज के 2-4 कैंडिडेट आ जाएं एमएलए के चुनाव में, वो अपने बूते आ जाएं। हाँ। क्योंकि मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर कोई मजबूत कैंडिडेट कहीं से खड़ा हो जाता है, तो सामने वाली पार्टी कोई भी हो, लोग तो मजबूत कैंडिडेट को वोट देंगे। मजबूत इन सेंस दबंग नहीं, जिसका सामाजिक जिसका सरोकार हो। हाँ। तो उस तरह से उनका सीट आ सकता है। लेकिन रही बात वो बीजेपी, जेडीयू या किसी को नुकसान पहुंचा पाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। देखिए, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि 2025 का मुकाबला बड़ा दो तरफा होने जा रहा है, एनडीए और इंडी गठबंधन। क्या इसमें बीच के किसी तीसरे को कहीं कोई अवसर मिल सकता है? कुछ लोग वोटकटवा बन सकते हैं, वोटकटवा बन सकते हैं, लेकिन मुकाबला तो बड़ा सीधा मुकाबला तो भाई मतलब साफ साफ अगर कह लें बिहार में तो नीतीश जी और तेजस्वी जी में, जो मेरा मानना है। फिलहाल तो अभी नीतीश चेहरा है, अब आगे क्या करेगा लोग, ये तो कहना मुश्किल है। मतलब एनडीए और इंडी के सीधा मुकाबला है, किसी तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं है, नहीं दिखती। मेरा मानना है ऐसा, नहीं दिखती है। और इस बार जो मुकाबला है वो मुकाबला होगा, नहीं कि एक पक्षीय कहीं से रिजल्ट आ रहा है, ऐसा नहीं है। इंडी गठबंधन के भी जो नेता हैं, वो भी मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत कमजोर साबित होंगे। सीधा मुकाबला दोनों में, तीसरा आए 2-4 हजार 10,000 वोट किसी का काट ले, किसी को हरा दे, तो भाई इसमें अब तो कुछ नहीं कहा। हाँ, वो तो कहीं भी संभावना रहती है उसकी, कहीं भी उसकी गुंजाइश बनी रहती है। लेकिन एक और प्रश्न ये है कि जिस तरह से दिल्ली के चुनाव के नतीजे हैं, जी, और दिल्ली के चुनाव के नतीजों ने सबको चौंकाया, जी, तो क्या इंडी गठबंधन उन नतीजों के बाद कुछ चौकन्ना होगा, या फिर इंडी गठबंधन उन नतीजों के बाद कुछ अलग रणनीति अख्तियार करेगा बिहार में? इंडी गठबंधन अगर साथ में चुनाव लड़ता है तो एनडीए गठबंधन के लिए जो है वो फाइट तगड़ा होगा।
अगर दिल्ली वाली हसर होती है कि कांग्रेस अलग हो जाए तो रिजल्ट दिल्ली की ही तरह होगा बिहार में भी। मतलब भले ही कांग्रेस का अपना बहुत जनाधार न हो, वोट तो काट लेगा, लेकिन वो राजद की लालटेन का तेल निकाल देगा। हाँ, उसका वो लौ बुझा देगा। जैसे कि वहां अरविंद केजरीवाल भी ये भ्रम में पड़ गए थे कि मुझे कोई हराने वाला नहीं है, कांग्रेस रहे या न रहे, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तो अपनी सीट बचा ही नहीं पाए। आप देखेंगे जितने सीटों पर आपने चुनाव अभी मैदान में हारी है, उसमें कहीं 10,000, कहीं 200, कहीं 500, 600, मुझे आंकड़ा पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन जो भी है उसने कांग्रेस के कैंडिडेट ने ही वो वोट काटे हैं। तो वो तो यहाँ भी हो सकता है ना, हो सकता क्या है, होगा ही अगर नहीं साथ में लड़ते हैं तो वही होगा। नहीं, जैसे आरजेडी का क्या है कि आरजेडी एक सीमित वोट बैंक की राजनीति करता है। जैसे एक समीकरण है मुस्लिम और यादव, इससे बाहर की राजनीति आरजेडी करता भी नहीं और इससे बाहर के वोटर आरजेडी के साथ है भी नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जिस तरह से आगे बढ़ी, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके यादव वोट में भी सेंध मारा है। अभी जो उपचुनाव हुए, उन उपचुनाव में भी देखा गया कि मुस्लिमों का एक बड़ा तबका भी भाजपा के साथ खड़ा हुआ है। अगर विधानसभा चुनाव में यही स्थिति रह गई तो फिर इस गठबंधन का क्या होगा? फिर से एक बार सवाल करिए। मेरा सवाल ये था कि जैसे राजद क्या करता है, बस एक छोटे वोट बैंक की राजनीति है, मुस्लिम और यादव, वो व्यापक समाज की राजनीति नहीं करता। अभी जो उपचुनाव हुए उसमें ये देखा गया कि बड़ी संख्या में यादव भी भाजपा के साथ खड़े दिखे और सीमित संख्या में ही सही, छोटी संख्या में सही, लेकिन मुसलमानों ने भी भाजपा को वोट किया। अगर ये ट्रेंड विधानसभा चुनाव में रहा तो फिर राजद या इंडी गठबंधन का क्या होगा? 100% एनडीए की सरकार बनेगी। वो तो अभी भी उम्मीद है कि बन जाएगी। नहीं, अभी तो थोड़ा फाइट है जी, फाइट है, थोड़ा क्या बहुत फाइट है। तेजस्वी को, मतलब इंडी गठबंधन के नेता तेजस्वी से कोई हमारे व्यक्तिगत सरोकार नहीं है, वो भी अभी कम नहीं है। कल मैं पढ़ रहा था कहीं, कल या परसों जो सर्वे हुआ है उसमें अगर आज चुनाव हो जाए, आज का मतलब आज अभी चुनाव हो जाए तो तेजस्वी की सरकार बनती दिख रही है। अब आप इसमें क्या कहेंगे वसीम जी, आप बताएं। ठीक है, वो अलग अलग लोगों का अलग अलग सर्वे है और मेरा सौभाग्य रहा है कि अलग अलग इस चैनल की नौकरी करते हुए जी 3 बार तो सर्वे का मैं हिस्सा रहा हूं जी और एक बार तो बजाबता एक बड़ी टीम को लीड किया है, उसकी पूरी रिपोर्ट बनवाई है, तो वो सब तो मैं जानता हूं कि सर्वे का क्या क्या मामला है। खैर वो अलग चीज है, वो जो भी होगा, लेकिन जो इनका कोर वोट बैंक है मुस्लिम और यादव, जब वही इनके साथ नहीं खड़ा होगा तो सरकार इनकी कहां से बन जाएगी? हाँ, तो जब वोट ही नहीं मिलेगा, वो अगर वोट बट जाएगा, खास करके बीजेपी को मिल जाता है, तो निश्चित है कि एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी। और लालू परिवार पर कई आरोप भी हैं। अभी तो नौकरी के बदले जमीन मामले में सबकी पेशी है, कोर्ट में थोड़ी कठोरता दिखा दी और चुनाव से पहले जेल भेज दिया परिवार के कुछ सदस्यों को, क्योंकि एक ही परिवार पूरा आरोपी है, वो लालू परिवार। तो फिर क्या होगा? ये कहना सही है कि लालू परिवार पर आरोप है और लालू जी सजा याफ्ता भी हैं। तो मैं आपकी बातों से सहमत हूं कि लालू जी सजा याफ्ता हैं, तो लालू जी तो दोषी हो गए, कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया। लेकिन जहां तक रही बात आरोप की, तो आरोप तो जी किसी पर भी लगाए जा सकते हैं, हम पर, आप पर, बहुत तरह के केसेज हो सकते हैं। और इसके लिए मैं ये नहीं कहता हूं कि वो आरोपी है, जब तक कोर्ट दोषी नहीं किसी को ठहरा इस पर तब तक मैं नहीं समझता हूं कि मतलब ये कहना है कि उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो लोग भूले नहीं हैं इनकी सरकार को, जैसा कि कथित रूप से जंगल राज कहा जाता है, मैं भी बिहार में हूँ और बहुत दिनों से पत्रकारिता कर रहा हूँ, बहुत दिनों इन सेंस की लगता है कि 96 में मैं पत्रकारिता में आ गया था, आर्यावर्त से शुरू करी थी हमने पत्रकारिता। तो मैं उन दिनों को भी देखा हूँ जिस दिनों बिहार में AK-47 से गोलियां चलती थी तर राजधानी में। और मैं उस समय क्राइम की रिपोर्टिंग की शुरुआत किया था, सीखा करता था, संवाद सूत्र होता था फुलवारी, गर्दनीबाग थाना वगैरह वगैरह से। तो उस समय मैं खबर लिखता था, मजबूरी थी, लिखता क्या था कि गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा कंकड़बाग, फुलवारी, फालाना, मतलब जो भी थाना हो। तो उन दिनों आम बात है, तो कुछ लोगों को ये भी याद है। इसीलिए वो दौर शायद बिहार दोबारा देखना नहीं चाहता है और इसीलिए शायद इस बात की गुंजाइश बहुत कम है कि वो लोग फिर वापस सत्ता में आए। देखना तो मैंने भी है कि सीएम आवास से
जो गाड़ियां निकलती थी उसमें भी राइफल की नाल दोनों तरफ बाहर निकली होती थी और पता चलता था कि उस गाड़ी में कोई बाहुबली बैठा निकल रहा है, जिसको उस समय कथित तौर पर पुलिस खोज रही होती थी और वो आराम से मुख्यमंत्री से मिलकर निकलता था उनके आवास में उनके साथ भोजन करके। तो सारे दौर लोगों को याद है। कुमार निशान जी से हमारी बात हुई और हमें उम्मीद है कि कुमार निशान जी ने आपकी तरफ से जो प्रश्न पूछे गए उनके जवाब दिए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुमार निशान जी हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।